नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं बीमा हो तो ऐसा। क्या आपने कभी बीमा पॉलिसी खरीदते समय सोचा है कि जो प्लान आप ले रहे हैं वो सच में आपके लिए सही है या नहीं? क्या अब बीमा खरीदना उतना ही आसान होने वाला है जितना ऑनलाइन शॉपिंग करना? आज के शो में हम बात करेंगे बीमा सुगम की, जो बीमा खरीदने का तरीका बदल सकता है। वहीं जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में ग्राहकों की सबसे बड़ी शिकायतें क्या है। साथ ही IRDAI के उन नए प्रस्तावों पर भी चर्चा करेंगे जिनसे मिस सेलिंग पर लगाम लग सकती है। चलिए आज के शो की शुरुआत हम कर लेते हैं और ऑन द शो में आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले हम उस पर नजर डालेंगे। देखिए, मोटर या हेल्थ बीमा सुगम की शुरुआत आखिरकार कहां से हुई है? मोटर बीमा से हुई या फिर हेल्थ बीमा से? इसके बारे में हम बात करेंगे। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में देरी बनी बड़ी चुनौती, तो इसके बारे में भी बात होगी। वहीं बीमा एजेंट की डिजिटल टैगिंग भी होगी, इससे किस तरीके का असर जो है वो हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। वहीं एजिस फेडरल देगी बोनस, इस पर बात होगी कि किन ग्राहकों को इससे फायदा हो सकता है। वहीं IRDAI लाएगा 800 करोड़ का जागरूकता फंड। आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं तेजस इन्वेस्टर सर्विसेज के डायरेक्टर और इंश्योरेंस एक्सपर्ट रितेश शेठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी। सर, आपसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले गुड़गांव के अमित की कहानी हम देखते हैं कि कई कर्मचारी ये मान लेते हैं कि कंपनी की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी सभी मेडिकल जरूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन पॉलिसी की सीमाएं और सुविधाएं समझना भी उतना ही जरूरी होता है। गुड़गांव का रहने वाले अमित ने हाल ही में एक निजी कंपनी में जॉब शुरू की। कंपनी ने उन्हें 5 लाख का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया। अचानक उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और करीब 3.5 लाख का खर्च आया। पत्नी को पुरानी बीमारी थी, लेकिन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से अमित को बड़ी आर्थिक राहत मिली और अधिकांश खर्च कैशलेस तरीके से कवर हो गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कंपनी की ओर से दिया गया हेल्थ कवर सही समय पर कितना मददगार साबित हो सकता है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, सामान्य की तुलना में कंपनी का जो हेल्थ बीमा कवर होता है, सबसे पहले तो दोनों में अगर हम डिफरेंस समझे तो कैसे समझा जा सकता है, साथ ही ये कितना फायदेमंद है? पहले तो जब भी हम ग्रुप इंश्योरेंस, जो कंपनियां हमें इंश्योरेंस कवर देती है, जब भी आप जॉब पे एनरोल होते हो या आप कंपनी में जब भी काम पे लगते हो, तभी आपको ग्रुप इंश्योरेंस का एक बेनिफिट कोई भी कंपनी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देता है। अब वो जो कवरेज रहता है वो अपनी जो आपकी सीनियरिटी है, आपकी जो पोजीशन है, उसके बेसिस पे कंपनी निश्चित करती है और उस तरह से इंश्योरेंस कंपनियों से आपकी कंपनी टाई अप करती है। और उसके अंदर पहले देखना है कि आपका जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप हुई है, इसमें मेजरली आपको बेनिफिट ये रहता है कि ये डे 1 से आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और फैमिली में आपके वाइफ और आपके बच्चों का इमीडिएट कवरेज देती है। मोस्टली हर पॉलिसी इस तरह से ही बिल्ड होती है। बिल्कुल। और सर, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का अगर सही यूज करना हो तो ये भी पता होना चाहिए कि कैसे इसका सही तरीके से यूज किया जाए। जी मैम, अभी जैसे मोस्टली हमने जितने भी ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में स्टडी किया है या जिनके क्वेरीज हमने देखे हैं, तो इसमें पहली चीज हमें ये समझ में आई है कि लोगों को इंश्योरेंस है करके पता रहता है, बट उसके बेनिफिट्स क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। और इस वजह से कभी कभी उनका जो एक्सपीरियंस जो क्लेम के टाइम पे या कुछ यूज करने के टाइम पे होता है, वो थोड़ा सा खराब रहता है। जबकि पहले उनको जब भी HR डिपार्टमेंट से या उनके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ बात करके पॉलिसी के डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसी के नियम जानने बहुत जरूरी है। इसमें पहली चीज जो जाननी जरूरी है वो है आपके जो कंडीशन पॉलिसी में है, जैसे रूम रेंट कैपिंग है या को पेमेंट आपके पॉलिसी में है क्या, ये जानकारी पहले ले लें, जिससे आपको जब क्लेम कुछ आए तब आपके क्लेम के अंदर आपको पता हो कि आपके जेब से कितना पैसा उसमें लगेगा। और मोस्टली जितने भी मैंने कंपनियों के पॉलिसीज देखी है, उसमें आपको को पेमेंट बाय डिफॉल्ट रहता है। बिल्कुल
बिल्कुल सर। सर लेकिन क्या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि कंपनी की तरफ से अगर मिलता है तो क्या वो जो इंश्योरेंस लेना काफ़ी होता है ग्रुप हेल्थ, या फिर अपना अलग से हेल्थ बीमा ज़रूर लेना चाहिए? देखिए, कंपनी जब भी आपको कवर दे रही है तो एक अपने एम्प्लॉय के अच्छे उसके लिए देती है कि उनकी कभी कोई हेल्थ इशू हो तो उनको सपोर्ट मिले इन कंपनियों की तरफ से। हम्म। मगर उसके साथ में ये तो एक फैसिलिटी और ये एक फीचर है कि आप एम्प्लॉय हो और मेरी कंपनी में आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको ये हम बेनिफिट दे रहे हैं। मगर इसी के साथ अगर हम ये बात करें कि भाई क्या ये इंश्योरेंस कवर इनफ है, तो आज अगर मेडिकल कॉस्ट की बात करें, आज अगर हम देखें कि भाई 5 लाख की कवरेज आपको मिली है, क्या वो इनफ रहेगी? कोई हेल्थ की जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, कोई बड़ी बीमारी आ गई, तो क्या वो 5 लाख आपके लिए इनफ है? हम्म। ये पहले आपको सोचना है कि भाई वो इंश्योरेंस कवर जो आप ले रहे हैं वो इनफ रहेगा कि आपकी जो भी सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको स्टडी करके आपको उसके हिसाब से पॉलिसी रखनी चाहिए। दूसरा इसमें चीज ये है कि अगर आप समझिए कि आज पॉलिसी तो ले ली, जो आपकी ग्रुप कंपनी ने दी है, तो वो पॉलिसी होने से हमें ये लगता है कि हम कवर हैं और कुछ हो जाएगा तो हमें पैसा मिल जाएगा। हम्म। मगर आप अगर देखें कि कोई भी आज अच्छी हॉस्पिटलों में, बड़ी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में अगर हम कोई ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनके एक्सपेंसेस जो रहते हैं थोड़े हाई रहते हैं। और जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं कि एक क्लेम आया जिसके अंदर हार्ट का कुछ सर्जरी हुआ हम्म। और उसका टोटल खर्च जो उनको लगा वो अराउंड 9 लाख रुपया लग गया। अब उसकी सिचुएशन अलग थी कि भाई उनके पास पॉलिसी बड़ी थी तो उनको उतनी तकलीफ नहीं हुई। मगर अगर समझिए यही चीज अगर कंपनी के अलावा कवरेज नहीं रहता तो 4 लाख रुपया उनके जेब से या उनके इन्वेस्टमेंट से उनको ब्रेक करके यूज करना पड़ता है। हम्म। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आप आज तो किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो तो आपको कवरेज दिया, शायद आप जॉब चेंज करें, अपग्रेड करें या आप कहीं दूसरी कंपनी में जाएं तो आपके पास एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है जहां पे आपका कवरेज नहीं रहेगा। ओके। तो वो एक दूसरी एक दुविधा है, जब भी आप कंपनी स्विच कर रहे हो या चेंज कर रहे हो तब ये आपके पास इंश्योरेंस कवर बीच में के पीरियड में नहीं रहता है। दूसरा है नौकरी चली जाना। आज जिस हिसाब से वर्ल्ड चल रहा है या जो हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं तो अनसर्टेनिटी जॉब की भी ज्यादा है। अगर आपके पास इंश्योरेंस कवर नहीं है और जॉब नहीं रही और उस टाइम दौरान अगर कोई हेल्थ इश्यू आता है तो शायद आपको ट्रीटमेंट पोस्टपोन करनी पड़े या ट्रीटमेंट नहीं कर पाए या आपकी इन्वेस्टमेंट या सेविंग से आपको पूरा पैसा यूज करना पड़े। सो ये बहुत ही जरूरी है कि आपके पास आपका बैकअप कवरेज होना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो ग्रुप हेल्थ अगर आपके पास पॉलिसी है तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास बैकअप यानी कि अलग से एक और हेल्थ पॉलिसी होनी ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। पहली खबर है, IRDAI की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस बीमा सुगम को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। शुरुआत में प्लेटफॉर्म पर स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे ताकि ग्राहक आसानी से पॉलिसी को की जो तुलना है उसकी खरीदारी भी कर सके। इसके बाद हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी जोड़ा जाएगा। बीमा सुगम का मकसद एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहां ग्राहक बीमा खरीदने और इसके अलावा उसको कंपेयर करने और मैनेज करने का काम एक ही जगह पर आसानी से कर सके। चलिए अब सर के पास चलते हैं। सर, बीमा सुगम को भारतीय बीमा क्षेत्र के लिए इतना जरूरी इस टाइम पर क्यों माना जा रहा है? जैसे हम इसको हम कंपेयर करें कि आप सेंट्रलाइजेशन जैसे करते हैं, जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज में डीमटेरियलाइजेशन हुआ, सो इससे क्या हो गया कि जितने भी शेयर्स आज ट्रेड हो रहे हैं वो अकाउंटेबल हो गए, उसकी एक डिजिटल प्रिंट मिल गई और उसके वजह से आज ईज ऑफ प्रोसेस हो गई। उसी तरह से आप कोई भी फील्ड में कंसोलिडेशन जब भी देखते हैं, अगर बीमा सुगम अगर बहुत ही अच्छे से अगर इसको स्ट्रक्चर्ड किया गया और इसके अंदर बिल्ड हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा रिफॉर्म रहेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर पॉलिसीज की जानकारी से लेके क्लेम सेटलमेंट तक की हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको एक ही डेस्क पे मिले, अब उसमें आपको पॉलिसी कंपैरिजन भी मिले,
आपके रिन्यूअल की डिटेल्स भी मिले, आपकी पॉलिसी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब उस पर्टिकुलर पोर्टल पे मिले, तो डेफिनेटली आज मेरा अगर मैं खुद अगर एक एज एन कंज्यूमर देखूं तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अब मेरे पास ये सभी चीजें मेरे कंट्रोल में है, और मैं शायद ज्यादा मोटिवेट रहूं कि पॉलिसी के बारे में जानकारी और लूं और शायद मेरी पॉलिसीज और बढ़ाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन सर शुरुआत इसकी जो है मोटर इंश्योरेंस से करने के पीछे की वजह जो है वो क्या हो सकती है, जबकि हम देख रहे हैं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की मांग भी, डिमांड जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, मोटर जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। इसका कोई कंपनी टू कंपनी कोई रूलिंग में इतना बड़ा कोई बदलाव नहीं होता है। ये मोस्टली आप देखेंगे कि गाड़ियों में मोस्टली ब्रांड रहेगी और वो स्टैंडर्ड रहेगी कि भाई ये ब्रांड में ये इंजन लगा है, ये उसके फीचर्स हैं, और तो ये स्टैंडर्ड होने की वजह से जो रिस्क एसेस करना है वो हर कंपनी का ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, और उसके बेसिस के ऊपर ये इजी एक प्रोसेस है, और ये कंपलसरी इंश्योरेंस होने की वजह से उसका पेनिट्रेशन है वो ज्यादा है। सो ये एक बड़ा एक एक साइज है जो अपने को अवेलेबल है, जिससे इजीली ये पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर हम अच्छे से सक्सेसफुली ऑनबोर्ड कर पाए तो आगे हेल्थ लाइफ और हर तरीके की प्रोडक्ट को इसके अंदर ज्यादा अच्छे से हम बिल्ड कर पाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है उसी वजह से IRDA पुश कर रही है कि भाई ये बीमा सुगम जो हो उसके अंदर पहले मोटर को लाएं, जिससे टेक्नोलॉजी प्रोसेस और जो उसकी डोमेन है वो पूरी क्लियर हो जाए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप दूसरे प्रोसेस आए। बिल्कुल। और सर बीमा सुगम प्लेटफॉर्म का एजेंट की बात करें, ब्रोकर की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर किस तरीके से असर इस पर पड़ सकता है? इससे मुझे तो ये लग रहा है कि इससे डिस्ट्रीब्यूशन में तो फायदा ही होगा। आज जैसे समझिए कि अगर मुझे किसी पॉलिसी के बारे में कोई इन्वेस्टर कस्टमर पूछता है तो मुझे 4 अलग अलग वेबसाइट पे जाके या कंपनियों से बात करके उनसे इंफॉर्मेशन लेके जोड़ के कंपनी से लेके कस्टमर तक पहुंचानी पड़ती। अगर वही चीज मुझे एक पोर्टल पे अवेलेबल मिले और वहां पे अगर मुझे डिटेल जो है उसका कंपैरिजन मिल जाए, तो शायद जो आज हम बोलते हैं कि वो फाइन प्रिंट जो है प्रोडक्ट के ऊपर की, वो जो है वो अपने तरीके से क्लियरली आ जाएगी कि भाई हाँ, इसके अंदर मेरे पास ये वाली जो कंडीशन है ये लागू हो रही है, दूसरी पॉलिसी में मेरी ये वाली कंडीशन नहीं लागू हो रही। तो शायद जो पॉलिसी खरीदने के टाइम के जो परसेप्शंस रहते हैं वो दूर हो जाएंगे और आप शायद पॉलिसी ज्यादा अच्छे से और क्लियरिटी के साथ खरीद पाएंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये पोर्टल आता है और एजेंट एक्सेस इसके अंदर अगर अच्छे से यूज करें तो इससे तो पेनिट्रेशन बढ़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो कंपेयर नहीं कर पाते हैं कई बार ग्राहक पॉलिसी को, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर होने की वजह से वो इजीली उसको कंपेयर भी कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को लेकर ग्राहकों का अनुभव अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइंग नहीं है। पॉलिसी बाजार के हेल्थ क्लेम्स एक्सपीरियंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक भारत का हेल्थ क्लेम्स एक्सपीरियंस स्कोर 82.8 रहा है, जो सुधार की गुंजाइश दिखा रहा है। सर्वे में पाया गया है कि रीइंबर्समेंट क्लेम्स में देरी और क्लेम रिजेक्शन ग्राहकों की सबसे बड़ी परेशानी है। 76% लोगों को मेडिकल खर्च चुकाने के लिए लोन लेना पड़ा या फिर अपनी बचत जो है वो तोड़नी पड़ी। वहीं 3 में से 5 लोग कैशलेस अप्रूवल में देरी की आशंका के चलते रीइंबर्समेंट रूट भी चुनते हैं। और ये जो सर्वे है, ये जो डेटा है, ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सर, हेल्थ क्लेम्स एक्सपीरियंस स्कोर 82.8 है। अब इसके बावजूद भी ग्राहकों की सबसे बड़ी जो शिकायतें हैं वो क्या हैं? क्यों ये शिकायतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं? अगेन ये मोस्टली मैंने जो जाना है या जो फीडबैक मुझे मिला है से मैं बताऊंगा, तो ये जो 80% है वो एक डेटा है, मगर रियल टर्म्स में अगर देखें तो अगर मैं आज अगर मेरी खुद की बात करूं कि भाई मेरे घर के लव्ड वंस ही हॉस्पिटल में हैं और मैं कुछ अलग ही भाग दौड़ में हूं, मुझे डॉक्टर को मिलना है, उससे दवाइयाँ, उससे ट्रीटमेंट के बारे में जानना है, तो मेरा पहले ध्यान रहेगा कि मेरे साथ में जो मेरे
घर के मेंबर जो एडमिटेड है उसकी ट्रीटमेंट पहले देखें। तो मोस्टली मैंने ये देखा है कि वो टाइम पे लोगों को ये प्रायोरिटी नहीं रहती है कि पहले इंश्योरेंस के बारे में हम देखें, पहले वो क्या ट्रीटमेंट देंगे उस बारे में जानते हो। जब भी लास्ट में जब भी एडमिशन का टाइम आता है तब वो इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं। और शायद हर हॉस्पिटल, हर कैशलेस फैसिलिटीज का अपना अलग अलग टाइम ड्यूरेशन और अपनी प्रोसेसेस रहती है। जो जब भी इंश्योरेंस डेस्क जो हेल्थ हॉस्पिटल्स में रहते हैं वो जब भी कम्युनिकेट करते हैं वो टाइम पे शायद उनकी समझ या उनका ध्यान ज्यादा करके अपने पेशेंट के ऊपर रहता है। सो उस वजह से मोस्टली मैंने देखा है कि लोग प्रिफर करते हैं कि भाई चलो आज मैं पैसा भर के मेरे लव्ड वन का ट्रीटमेंट करा लेता हूँ या करा लेती हूँ और बाद में जाके मैं रीइंबर्समेंट ले लूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो ये पहला रीजन मैंने देखा है जो मतलब फीडबैक से मैंने स्टडी किया हुआ है, ओवर तो कितने सालों का जो फीडबैक लिया है उससे मैं बता रहा हूँ। दूसरा एक चीज होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन कस्टमर्स तक नहीं रहता है कि भाई हॉस्पिटल्स कौन सी कैशलेस में अवेलेबल हैं, कौन सी हॉस्पिटल्स में आपको कैशलेस क्लेम्स मिल सकते हैं। और वो जानकारी नहीं होने की वजह से मोस्टली वो कम्युनिकेट कर देते हैं अपने एजेंट को या उनकी जो भी फैसिलिटी प्रोवाइडर हैं पॉलिसी के कि भाई हम रीइंबर्समेंट क्लेम लेंगे और हमें वो ये हमारा कुछ ट्रीटमेंट चलता है। सो ये दो मेजर रीजन है जहाँ पे लोग कैशलेस नहीं लेके रीइंबर्समेंट लेते हैं। और जो रीइंबर्समेंट क्लेम में जब भी क्योंकि जानकारी पूरी रहती नहीं है, जब भी डिस्चार्ज लेते हैं तब उसके अंदर कुछ पेपर वर्क जो जैसे आपका डिस्चार्ज कार्ड से लेके बिलिंग से लेके जो प्रोसेस रहती है वो कंपनी ने एक डिफाइन की रहती है जो वो फॉलो नहीं कर पाते और जो तरीके से क्लेम्स रीइंबर्समेंट के लिए सबमिट होते हैं तो वो शायद क्लेम के डेफिशिएंसी या पेपर वर्क कम होने से होल्ड पे रहते हैं या वो प्रोसेस नहीं हो पाते। और मिसकम्युनिकेशन यही रहता है कि भाई अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बिल हॉस्पिटल ने दे दिया और हॉस्पिटल जो इंश्योरेंस कंपनी है बोलती है हमें बाइफरकेशन चाहिए पर्टिकुलर चार्जेस का, और वो चार्जेस का बाइफरकेशन नहीं होने से इंश्योरेंस कंपनी क्लाइंट को या इंश्योरेंस धारक को बोलेगी कि भाई आप हमें ये बाइफरकेशन प्रोवाइड कीजिए और उसमें टाइम चला जाता है और उस वजह से जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन सर 76% लोगों का मेडिकल खर्च के लिए, ये जो सर्वे आया है उसमें बताया गया है कि 76% लोगों का मेडिकल खर्च के लिए लोन लेना या फिर उनका जो सेविंग्स हो गई, जो इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको तोड़ देना, क्या हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम की बड़ी चुनौती को दिखाता है? कि आपको नहीं लगता कि इंश्योरेंस कंपनीज को इस दिशा में भी कोई कदम जो है वो उठाना चाहिए? देखिए ये पहला जो ये जरूरी इंश्योरेंस कंपनी अपना बहुत ही एफर्टली इफेक्टिवली कम्युनिकेशन या एडवर्टाइज एड कैंपेन्स करती है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मोस्टली अगर कोई हेल्दी आदमी को आप पूछे कि भाई आप बीमार पड़ सकते हो तो वो बोलेगा नहीं मैं तो हेल्दी हूँ और मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। ये जो परसेप्शन है और जो कवरेज के बारे में हम नॉर्मली देखते हैं कि कितना कवरेज आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिल जाए, जबकि उसके कंडीशंस, उसके प्रोसेसेस, उनके क्लेम देने के तरीके हम नहीं जान के हमारे जो अभी जैसे हम बात करें कि भाई रीइंबर्समेंट क्लेम के अंदर या कैशलेस क्लेम के अंदर आपको लोन लेना पड़ा, उसका मेन रीजन रहता है कि आपके पॉलिसी में रूम कैपिंग का प्रावधान होगा जो आपने लिया रहेगा ऑप्शन, जिससे आपका प्रीमियम कम हो गया। आपने को पेमेंट लिया रहेगा जहां पे आप अपने वॉलंटरी आप बोलते हैं कि भाई मेरे क्लेम के अंदर आप इतना परसेंटेज से क्लेम आगे आए तो काटिएगा और मुझे उतना पैसा कम दीजिएगा। ये दूसरी कंडीशन होती है। तीसरी होती है कि कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस कवरेज नहीं लेते और ये कंज्यूमेबल कवरेज नहीं लेने की वजह से आपको अमुक पैसे देने पड़ेंगे जब भी आपका क्लेम सेटल होगा या आपको डिस्चार्ज मिलेगा। ये जो अमाउंट्स हैं वो ऐसे दिखने में कम दिखती है। जब भी हम प्रीमियम के ऊपर देखें कि भाई एक एग्जाम्पल के तौर पे आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आपका 15,000 रुपए का प्रीमियम हो रहा है और अगर मैं बोलूं कि आप रूम कैपिंग ले लीजिए, आपका प्रीमियम मैं 10% कम कर दूंगा,
आप को पेमेंट ले लीजिए, आपका प्रीमियम और 10% से कम कर दूंगा। और अगर आप राइडर जो है आपका नहीं लेते हैं तो आपका प्रीमियम जो है वो 13,000 तक हो जाएगा। अगर मेरा 2,000 रुपये आज बच रहा है तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा कि चलो 13,000 रुपये, मेरे को तो 10 लाख का कवरेज मिल रहा है और मैं तो बीमार नहीं पड़ने वाला हूँ। और मोस्टली ये रीजन ही देखी गई है मेरे जितने भी फीडबैक में या मेरे क्लाइंटों में मेरा जब भी डिस्कशन हुआ है। और उसी वजह से वो कम कवरेज की वजह से जब क्लेम आता है तब आपको 20 से 30% घर से या अपने सेविंग से पैसे या लोन लेके निकालने पड़ते हैं। और यही मेन रीजन है। दूसरी मुझे तो कोई रीजन नहीं दिख रही कि जहाँ पे मतलब ये इंश्योरेंस कवर का कोई दिक्कत हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दर्शकों के लिए जो अगली खबर हम लेकर आए हैं, IRDAI ने बीमा वितरण व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। नए मसौदों के तहत हर बीमा पॉलिसी को उसे बेचने वाले व्यक्ति से डिजिटली रूप से यानी कि डिजिटल रूप से उसे टैग किया जाएगा ताकि मिस सेलिंग की स्थिति में जो जिम्मेदारी है वो तय की जा सके। इसके अलावा बैंक, कॉर्पोरेट एजेंट्स और अन्य इंटरमीडिएटरीज के लिए निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। IRDAI ने नियम उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का भी प्रस्ताव रखा है। सर, पॉलिसी को बेचने वाले व्यक्ति से डिजिटल रूप से टैग करने का ये जो फैसला है IRDAI का, वो आप इसे किस तरीके से देखते हैं और कितना बड़ा ये बदलाव माना जा सकता है? ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव है और ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि पॉलिसी आपके एजेंट, आपके बैंक वाले रिलेशनशिप मैनेजर या ब्रांच मैनेजर या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके साथ टैग हो जाए। ये जैसे पैन आधार लिंक जैसे प्रोसेस थी जो आज बहुत ही उम्दा तरीके से सिस्टम में काम कर रही है, उसी तरह से मैं देखता हूं कि अगर एजेंट अकाउंटेबल हो गया कि भाई ये पॉलिसी आपने दी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है और ये आपने गलत दिया है, तो जो डर रहेगा वो बंदा जो आज सेल्स कर रहा है, जो बेच रहा है, वो बंदा शायद गलत तरीके से पॉलिसी नहीं बेचेगा। दूसरा एक मैंने ये जो मोस्टली सुनने में आया है कि जैसे कोई बैंक में आप जाते हैं, वहां पे ब्रांच मैनेजर या उनके जो रिलेशनशिप मैनेजर रहते हैं आपको कोई पॉलिसी दे देते हैं, या आप लोन लेने गए और आपको प्रेशराइज कर दिया कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ये जब ये आप करते हैं और आपको कुछ पॉलिसी दे दी जो आपके लिए वाजिब नहीं थी, फिर भी आपको पॉलिसी दे दी गई है। अभी अगर समझिए कि इसकी जगह पे आपकी टैगिंग हुई है वो ब्रांच मैनेजर या वो रिलेशनशिप मैनेजर या वो एजेंट की, तो डेफिनेटली जब भी कुछ इस तरह के मिस सेलिंग की कम्युनिकेशन IRDAI इंश्योरेंस कंपनी में जाएगी तो ये सवाल उस पर्टिकुलर टैग बंदे से पूछा जाएगा कि ये क्या आपने बेचा है और ये क्यों बेचा है। सो वो शायद वो डर और वो अकाउंटेबिलिटी की वजह से या पेनलाइज होने की डर से शायद आगे जाके मिस सेलिंग की संभावनाएं कम होने की शक्यता जाती है। बिल्कुल। तो क्या सर इसमें कार्रवाई करना भी फिर आसान हो जाएगा? 100%। अभी जैसे मेरा आधार अगर लिंक है तो मेरे बायोमेट्रिक से लेके मेरे अकाउंट से लेके सब कुछ टैग है, राइट? सो ये चीज अगर मेरी टैगिंग में आ गई तो जो अथॉरिटीज है उसके पास वो एजेंट, वो बंदे का पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा चिट्ठा है उनके पास। तो शायद कहीं ना कहीं वो डर से कि भाई मेरा अकाउंट शायद फ्रीज हो सकता है या फिर मेरे पे पेनलाइजेशन में, भले आज ए कंपनी में काम कर रहा हूँ, कल मैं B कंपनी में भी चले जाऊंगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं दूर नहीं भाग पाऊंगा। मेरे को टैगिंग का जितना भी अभी तक जितना मैंने पढ़ा है या जितना समझा हूँ, टैगिंग मेरे हिसाब से इवन इफ आप जॉब में हैं, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे, किसी एजेंट के लिए काम कर रहे हो, आप अगर रिलेशनशिप मैनेजर हो और आप क्लाइंट फेसिंग हो तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट पीरियड रहेगी। ये मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर ये रहा तो डेफिनेटली मिस सेलिंग बहुत कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी फायदा भी इसमें ग्राहकों को हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अपने पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स को 202 करोड़ से अधिक का बोनस घोषित किया है। अब ये पिछले साल की तुलना में करीब 15% से ज़्यादा है। कंपनी ने ये लगातार बोनस देने की परंपरा को जारी रखा है और इससे हज़ारों पॉलिसी धारकों को
फायदा मिलेगा। बोनस मुख्य रूप से उन ग्राहकों को मिलता है जिनके पास पार्टिसिपेटिंग या विद प्रॉफिट पॉलिसीज हैं, जहां कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा ग्राहकों के साथ साझा किया जाता है। सर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में मिलने वाला बोनस क्या होता है और ये कैसे तय किया जाता है? पहले ये जो विद प्रॉफिट पॉलिसीज रहती है, जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी हम बोलते हैं, ये जो पॉलिसीज रहती है उसके अंदर समझिए हमने 100 रुपए का प्रीमियम लिया। वो 100 रुपए के प्रीमियम के अंदर हमने एक एक्सपेंसेस का कंपोनेंट रहता है, एक कवरेज का कंपोनेंट रहता है, और रिमेनिंग प्रीमियम जो रहता है वो पार्टिसिपेटिंग प्रीमियम रहता है। अब ये जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनियां बॉन्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं और साल के एंड में उससे कमाया गया मुनाफा के क्लेम सेटल करने के बाद जो बचा हुआ मुनाफा है वो 90% तक पॉलिसी धारकों को शेयर होता है। सो ये कंसिस्टेंसी दिखाता है। अगर बोनस रेट बढ़ रहा है तो उनका क्लेम एक्सपीरियंस, उनका रिटर्न का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट टीम है, जो इन्वेस्टमेंट टीम है जो इन्वेस्ट कर रही है, या उनकी जो रिस्क टीम है जो रिस्क एसेस कर रही है, वो अच्छे से करके पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर, अगर ये पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज की बात करें और नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज की बात करें, दोनों में फिर सर क्या डिफरेंस है? अगर हम समझें तो नॉन पार्टिसिपेटिंग इज सिंपल कि उसमें कोई तरीके का बोनस नहीं होता, सिंपल है, और तो उसमें कोई दूसरा चेंज नहीं है, सिर्फ बोनस उसमें नहीं रहेगा। आप प्रीमियम भरेंगे, आपका कवरेज आपको मिल गया। मोस्टली नॉन पार्टिसिपेटिंग या गारंटेड बेनिफिट जो हम बोलते हैं, ये आपके पॉलिसी जो टर्म पॉलिसीज हैं उसके लिए ज्यादा लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अब बढ़ते हैं शो की आखिरी खबर की ओर। IRDAI ने पॉलिसी धारकों में जागरूकता बढ़ाने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए 800 करोड़ के पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के गठन का प्रस्ताव रखा है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब बीमा कंपनियों के पास अप्रैल 2025 तक 9,305 करोड़ से अधिक की अनक्लेम्ड राशि पड़ी हुई है। इसमें मैच्योरिटी अमाउंट, डेथ क्लेम और सरेंडर वैल्यू जैसी रकम शामिल हैं, जो कम जागरूकता या जानकारी के अभाव में लोगों तक नहीं पहुंच पाती। IRDAI का मानना है कि बेहतर जागरूकता और आउटरीच से इन पैसों को सही हकदारों तक पहुंचाया जा सकेगा। सर, IRDAI को पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाने की जरूरत आखिरकार क्यों लगी? IRDAI की तरफ से ये जो प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, पहले तो एक बेसिक फंडामेंटल है कि पॉलिसी जो हम खरीदते हैं वो एक ट्रस्ट फैक्टर पे हम खरीदते हैं। आज हमें बीमा कंपनियों पे विश्वास है, और उस विश्वास एक्चुअली क्या है कि मेरे को कुछ हो गया या मेरे फैमिली को कभी कुछ जरूरत पड़ेगी, तभी मेरा क्लेम का भुगतान पीछे वाले व्यक्ति या पीछे वाले सर्वाइवल मेंबर को मिलेगा, और ये पैसा उनको मिले, ये भावना से मैंने पॉलिसी ली, और मुझे ये विश्वास है उस इंश्योरेंस कंपनी पे कि वो ये चीज फुलफिल करेगी। आज मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनियां बहुत मेहनत करती है क्लेम सेटल करने के लिए, कस्टमर तक पहुंचने के लिए, बट कोई कारण से कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाता है, और उस तरह से ये जो 9,300 करोड़ का अनक्लेम पैसा है, ये उसी माध्यम से बिल्ड हुआ है। इसके अंदर मोस्टली मैंने जो समझा है उसमें आपका पहला रहता है कि लोगों को पता ही नहीं कि जो व्यक्ति नहीं रहे हैं उन्होंने उनके लिए पॉलिसी ली है। बिल्कुल। दूसरा एक रहता है कि पॉलिसी इंफॉर्मेशन होती भी है तो डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते, जैसे नॉमिनेशन किया ही नहीं है, या किया है वो जूना था, जो व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब नए व्यक्ति या नए मेंबर जो फैमिली में उनकी अपडेट या एंडोर्समेंट नहीं की हुई है। तीसरा रीजन रहता है आपने अपनी बैंक डिटेल्स, आपके KYC इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपडेट नहीं किए, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कि भाई पॉलिसी का कुछ ड्यू है, पॉलिसी में कुछ पैसा मिलना है, और आप बेफिक्र होके वो अनक्लेम में चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो देखिए ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। अब हम बढ़ेंगे शो के अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। अब इस सेगमेंट में हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। आज हम बात कर रहे हैं ICICI प्रू सिग्नेचर एश्योर यूलिप प्लान की, जो लाइफ कवर और मार्केट लिंक निवेश दोनों का लाभ देने का दावा करती है। अब इस पॉलिसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और जैसे कि अंजलि ने बताया, जानो फिर मानो में आज की हमारी पॉलिसी है ICICI प्रूडेंशियल सिग्नेचर एश्योर यूलिप प्लान। क्या कुछ की फीचर है आपके इसके चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले निवेश और बीमा का कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिल जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी हो गया आपका और आप कवर भी हो गए बीमा के तहत। देखिए, सिंगल पे यूलिप प्लान है, आप चाहें तो एक बार में पूरा प्रीमियम एक मुश्त देकर इसमें कवर हो सकते हैं। इसके अलावा 18 से 50 साल के जो लोग हैं इस एज ग्रुप के बीच में, उनके लिए ये यूलिप प्लान है। पॉलिसी अवधि जो है 15 से 25 साल तक रहती है और प्रीमियम भुगतान अवधि, यानी कि अगर आप सिंगल पे वाला जो यूलिप प्लान है नहीं लेते हैं और आप अलग अलग चरणों में जो है प्रीमियम भरना चाहते हैं, तो 5 से 15 साल तक प्रीमियम आप भर सकते हैं। 30 से 48 हज़ार का वार्षिक प्रीमियम इस प्लान में आपको भरना होगा। आगे बढ़ेंगे, गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट इसमें क्या क्या मिल जाते हैं। देखिए, आपको मैच्योरिटी पर गारंटीड बेनिफिट है, सिंगल प्रीमियम का 100% या फिर 140% तक की गारंटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा फंड वैल्यू या गारंटीड बेनिफिट में जो ज़्यादा है वही आपको मिलेगा। देखिए, इसमें से जहाँ पर आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा वो आपको मिलेगा। बाजार गिरने पर भी आपकी सुरक्षा इसमें होती है, यानी कि पूरी तरीके से आपके लिए जो है सेफ है। आगे बढ़ेंगे, कम चार्ज का फायदा कैसे कैसे आपको इसमें मिल जाता है। देखिए, जीरो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं, जीरो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पर है। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्ज जो है बहुत कम है, सिर्फ 0.75% ही आपको देना पड़ेगा फंड मैनेजमेंट फीस के तौर पर, चार्ज के तौर पर। साथ ही निवेश का बड़ा हिस्सा फंड में जाता है, यानी कि जो आप पैसा लगा रहे हैं वो जो है फंड के अंदर जो है जा रहा है, यानी कि अलग अलग चार्जेस जो हैं उतने नहीं कटेंगे, आपके निवेश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पर जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ है, देखिए लाइफ कवर की सुविधा कैसे है यहाँ पर, तो आप देखिए किस तरीके से अलग अलग पेसेस पे आपको सम इंश्योर्ड विकल्प यहाँ पर मिल जाते हैं, 1.10x, 1.25x। इसके अलावा निवेश के साथ जो है सुरक्षा भी आपको यहाँ मिलती है, इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है, आप पॉलिसी में कवर भी हैं। साथ ही परिवार को जो है फाइनेंशियल सुरक्षा, यानी कि पूरी फैमिली को, सिर्फ आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को, बीवी को, बच्चों को भी यहाँ पर सुरक्षा मिलती है। साथ ही पॉलिसी अवधि में लाइफ कवर यहाँ पर आपको मिल जाता है इस पॉलिसी के तहत। आगे बढ़ेंगे, अतिरिक्त सुरक्षा आपको यहाँ पर क्या क्या मिलती है। देखिए, टर्मिनल इलनेस बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाता है इस प्लान में। इसके अलावा क्लेम इंटीमेशन पर 3 लाख तक तत्काल भुगतान आपको यहाँ पर मिल जाता है। गंभीर बीमारी की स्थिति में मदद मिल जाती है आपको, अतिरिक्त लागत जो है यहाँ पर आपकी नहीं लगती है। ये कुछ इसके फीचर्स हैं। साथ ही अगर बात करें टैक्स और डिस्काउंट बेनिफिट्स की, वो क्या है इस प्लान में ICICI प्रूडेंशियल की, तो टैक्स नियमों के अनुसार आपको यहाँ पर लाभ है। पात्र ग्राहकों को सैलरी डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पर जो सैलरी बेस्ड लोग हैं अगर इस प्लान के लिए ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स इस पॉलिसी में है। इसके अलावा ऑनलाइन खरीद पर अतिरिक्त छूट, अगर आप ऑनलाइन इस पॉलिसी के लिए ऑप्ट करते हैं वहाँ पर भी आपको काफ़ी तरीके के डिस्काउंट मिल जाएंगे, कुछ छूट मिल जाएगी। टैक्स एफिशिएंट निवेश विकल्प यहाँ पर ये है, यानी कि टैक्स जब आपका इसमें बनेगा वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी इसके बारे में और बेहतर तरीके से आपको अंजलि और हमारे गेस्ट समझाएंगे। बहुत शुक्रिया दिव्या, कुछ की फीचर्स इस पॉलिसी के बारे में बताने के लिए। अब सर से ही समझ लेते हैं। सर, ICICI प्रू सिग्नेचर एश्योर को एक सामान्य यूलिप प्लान से अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो कैसे ये अलग है? जी, ये एक्चुअली तो यूलिप प्लान ही है, मगर इसके अंदर एक गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिल जाता है। जबकि दूसरे आप अगर यूलिप पॉलिसी देखें तो यूलिप पॉलिसी में आपको मार्केट वैल्यू या आपकी जो फंड वैल्यू है वो आपको मैच्योरिटी पे मिलती है। यहाँ पे आपको मिनिमम गारंटेड दिया गया है कि आपके प्रीमियम के 100% या 140% आपको, अगर सिंगल प्रीमियम भरा तो 100% और आपने रेगुलर प्रीमियम भरा तो 140% आपको गारंटेड मनी मैच्योरिटी पे मिलेगी। आज 140% अगर हम देखें या 100% आपका देखें, और अगर मैं 50,000 रुपए का प्रीमियम भर रहा हूँ, नेक्स्ट 10 साल के लिए मैंने प्रीमियम भरा है, पॉलिसी मैंने 20 साल की अवधि के लिए ली है,
तो मेरा जो टोटल कॉर्पस आपका गारंटेड हुआ वो आपको मतलब मेरी कैपिटल कुछ भी हो 50,000 के हिसाब से मैंने पैसे भरे, मेरे मैच्योरिटी के अंदर 20 साल के बाद जो भी पेमेंट आपका हुआ तो मेरी मिनिमम गारंटी जो है, जो पैसा भरा गया है उसकी गारंटी मुझे मिल गई। बिल्कुल। मतलब नेक्स्ट 15 साल का जो प्रीमियम है वो तो मुझे मिलना ही है। जो भी फंड वैल्यू है, आज एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे देखें कि एग्जांपल के तौर पे मेरी आज 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है और उसकी वैल्यू आज 7 लाख रुपए है। मार्केट ऊपर है, अच्छा चल रहा है तो 7 लाख की वैल्यू है। आज 7 लाख अच्छा दिखेगा तो मुझे और मेरी मैच्योरिटी अगर उस टाइम पे है तो मुझे 7 लाख रुपए मिल जाएगा। अभी दूसरे सिचुएशन में देखें कि भाई 5 लाख की वैल्यू से कम हो गई, मार्केट नीचे है, थोड़ी सी खराब चल रही है और 5 लाख से वैल्यू नीचे जाके 4 लाख हो गई। अब जबकि मेरा गारंटेड रिटर्न है तो मुझे इसमें 5 लाख रुपए की गारंटेड कैपिटल मिलनी है। तो इवन मार्केट मेरी वैल्यू दिखा रही है 4 लाख रुपया, बट अगर मैच्योरिटी है तो मुझे 5 लाख रुपया मिलेगा। तो ये एक डाउन साइड प्रोटेक्शन इस फंड में है और ये एक तरीके से अच्छा विकल्प है जो थोड़े कंजर्वेटिव टू मॉडरेटिव इन्वेस्टर हो, इनको नीचे की मार्केट की डर हो कि मुझे नहीं उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो डेफिनेटली वो इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या सर ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेहतर है जो एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं लेकिन पूरी तरह मार्केट रिस्क भी नहीं लेना चाहते? नहीं, ये पूरी तरह से इस तरह से नहीं बोलते, बिकॉज जो इंश्योरेंस का मैं समझा है, जो इंश्योरेंस कंपनीज की जो कॉस्ट है या जो आप अगर समझिए इसमें डेफिनेटली टैक्स फ्री रखना है तो आप 10 गुना इंश्योरेंस कवर लेंगे तो मोर्टेलिटी चार्ज आपका लग जाएगा। दूसरा आपका इसमें फंड मैनेजमेंट की बहुत ही कम है, उस वजह से ये पॉलिसी म्यूचुअल फंड के सामने एक अच्छा ये कंपटीशन बोल सकते हैं, बट उसके फंड मैनेजमेंट किस तरह से है मुझे इतना इसके विकल्प नहीं जानकारी, तो मैं इतना उसके अंदर डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा। बट अगर मैं इसको ब्रीफ में बताऊं तो ये जो कॉस्ट जो मुझे दिख रही है उससे ही मेरा रिटर्न जो है वो मुझे 5 से 6% का रिटर्न बनते हुए दिखता है। बिल्कुल। So, सर लेकिन अगर हम बात करें इसमें क्या केवल इस पॉलिसी के लाइफ कवर पर ही अगर ग्राहक अगर इसे कंसीडर करते हैं तो इसी पर सिर्फ उनको डिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर अलग से भी उनको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की जरूरत है? कि इसके अंदर आप अगर 10 गुना इंश्योरेंस कवर लेंगे तो आपका एक्चुअली कवरेज कितना लेना है वो पहले देखना है। जैसे मैं नॉर्मली हर ग्राहक को बोलता हूँ कि आपको कम से कम आपकी आय का 10 गुना से 15 गुना कवरेज आपके पास होना चाहिए। आज अगर हम 10 से 15 गुने की बात करें और मेरी समझिए 50,000 रुपए की भी मासिक आय है तो 6 लाख रुपया साल का हो गया और 6 लाख रुपए के ऊपर मुझे 60 लाख का कवरेज चाहिए। अगर यही पॉलिसी अगर मैं ICICI सिग्नेचर एश्योरमेंट में अगर ले रहा हूँ तो 10 गुना कवरेज करने के लिए 60 लाख का मुझे कम से कम 6 लाख रुपया प्रीमियम भरना पड़ेगा। सो प्रैक्टिकलिटी ये नहीं बन पाएगी कि भाई मैं मेरी सैलरी पूरी की पूरी इंश्योरेंस प्रीमियम में दे दूंगा। राइट। सो उससे अच्छा आप इसको एक बैलेंस गोल बेस आप देख सकते हैं कि भाई एक बच्चे का एजुकेशन आ रहा है या मेरे कोई बच्चे की शादी का कुछ प्रस्ताव होगा तो उसके लिए कुछ पैसा तैयार करना है, या कोई फर्दर ट्रैवल के लिए 10-20 साल के बाद एक बड़ा कुछ प्लान करना है, तो उस तरह का अगर आपका सोच हो कि इंश्योरेंस भी रहे और ये मेरी सोच भी कंप्लीट हो, एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से इस पॉलिसी को आपको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इस पॉलिसी को कंसीडर कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पॉलिसी के बारे में बताने के लिए, और खबरों को भी आपने बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट करके बताया। बहुत शुक्रिया सर। तो आज के बीमा हो तो ऐसा में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि बीमा जगत से जुड़ी ये खबरें और साथ ही पॉलिसी रिव्यू आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। याद रखिए, सही बीमा सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा भी है। इसलिए कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले उसके फीचर्स, उसके फायदे और शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और बीमा से जुड़ी कुछ और नई खबरों और साथ ही नई पॉलिसी के साथ। नमस्कार।